इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी 12th का हमारा इस बार के सेशन का पहला चैप्टर है ऑनलाइन का। थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बता दूं, कैसे कैसे चैप्टर खराब होते हैं 12th के, ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। स्टूडेंट का कोई चैप्टर खराब कैसे होता है। शुरुआत के दिनों में काइनेमेटिक्स लगभग सबका अच्छा रहता है, किसी की तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो ठीक है, लेकिन न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर, एनर्जी, रोटेशन यहाँ तक तो लगता है फिजिक्स है। उसके बाद से 11th का वीक होने लगता है सेकेंड फेज, फ्लूइड वीक होता है, तो आपको वीक वाले पे ज़्यादा काम करना है। जो दूसरे का वीक है तुम्हारा स्ट्रांग है, तुम कंपटीशन में आगे हो, सिंपल लॉजिक है। फ्लूइड लोगों का वीक रहता है, तुम अगर फ्लूइड में अच्छे हो तुम कंपटीशन में आगे हो, क्योंकि जो सबका अच्छा है वो तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। तो 12th वाले सेक्शन में या तो कहानी कोचिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट होती है या फिर ऑप्टिक्स से स्टार्ट होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों का ठीक ठाक रहता है, लेकिन इसके सेक्शन की बात करो तो ठीक ठाक क्या रहता है, उनको चार्ज अच्छे से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से आता है। लेकिन जहाँ से सवाल अच्छे आते हैं, जैसे जहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थोड़ी सी मैं बात बताऊं तुमको, तो इसके टॉपिक अगर देखोगे तो इसमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो। क्वेश्चन जो आते हैं, फ्लक्स प्लस गॉस लॉ, अच्छा, उसके बाद से पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा मैग्नेट से स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। हाँ, 12th पास वाले बच्चों पे तो कहीं से भी स्टार्ट करिए, सब अच्छा है। मैग्नेट से स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है फैकल्टी की अवेलेबिलिटी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा, तीसरा हमारे पास अच्छे वेटेज का जो सेक्शन है वो है डाइपोल। और यहां से अगर देखोगे, और एक और सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर। इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हाई वेटेज टॉपिक मानता हूं, जिससे जो मैं जिनको स्टार मानता हूं, जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं। तुम जेई तक के पीवाईक्यू अगर देखोगे तो तुमको लगेगा कि 75% क्वेश्चन इसी में से आए हैं, 75% क्वेश्चन इसी में से आए हैं। अच्छा, अब जो बचा हुआ टॉपिक है, जैसे लोगों का मोस्ट फेवरेट चार्ज, लोगों का मोस्ट फेवरेट कूलम्ब्स लॉ, लोगों का सुपर फेवरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लेता हूं। स्टार्ट लोग करते हैं यहां से, कूलम्ब्स लॉ को, इतना कूलम्ब्स लॉ पे काम कराते हैं। अभी जैसे देवा सरिया मुस्कुरा रही है, अभी ये 12th में है, अभी तुम इसकी कहानी अगर देखोगे, इसकी कॉपी अगर देखोगे, भर दिया होगा उसमें चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, ये वो, बच्चे को लगे कि यस सर, देखा। तो मैं जानता हूं, अब इसमें इतनी मेहनत वो कराते हैं, इसमें इतनी मेहनत कराते हैं, और इसमें बच्चा शुरू में मेहनत कर करके यहाँ पे परेशान हो के वो थक चुका होता है। और इसके बाद वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आते आते एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, जो मेजर टॉपिक है वहां आते आते एनर्जी डाउन हो चुकी होती है। इंतजार होता है कि अरे यार कब खत्म होगा, 15 दिन हो गए, मतलब 12th वाले बच्चों को तो 20 दिन भी हो जाता है, कभी कभी तो 1 महीना भी, डिपेंडिंग ऑन कितना खींचना चाहते हैं। अरे सवाल ही तो कराना है, कराते रहो। टोटल 30 लेक्चर, अच्छा लड़की फॉर्म में है, सब कुछ लिख रही है, लड़की सामने सामने हाँ हाँ कर भी रही है, लिख भी रही है, ताकि तुमको को पता चले कि सर झूठ नहीं बोल रहा। वो तो अच्छा है कि कोई बच्चा साथ में है जो बता रहा है, ऐसे बिना किसी के बताता तो तुम शायद मेरी बात मानते नहीं, लेकिन शायद तुम लोग समझते हो कि मैं उल्टा पुल्टा बोलता नहीं हूँ। तो आप इस बात को मानिए कि जिस चैप्टर से 25% सवाल आने के वो भी चांस बनते हैं, और वो भी और जिसमें पूरी मेहनत कराई जाती है, और ये है आसान, सोचो। और ये वाला पोर्शन जो है इनके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स है, हार्ड बनता है इससे सवाल। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं बेस्ट टॉपिक, और इसको पढ़ रहे हैं पहले। तो हमारा
सेक्शन जो पढ़ने का रहेगा वो रहेगा बेस्ट टॉपिक फर्स्ट, जो कठिन है वो पहले पढ़ेंगे। फायदा बताता हूँ, कठिन पहले पढ़ने का फायदा ये है कि ये पहले पढ़ोगे, पहले खत्म होगा, तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा मिलेगा, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, इस पे ज्यादा होमवर्क कर पाओगे, और लास्ट हम इससे करेंगे। ये हमारे लिए लास्ट ये रहेगा, हमारे लिए लास्ट ये रहेगा। सब पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ेंगे। अब कूलम्ब्स लॉ रात के अंधेरे में भी तुमसे कोई आए और पूछे तो बता दोगे तुम उसको, चार्ज कैसा होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग वगैरह की बात क्या होती है, तो इसको पढ़ेंगे लास्ट में। ऐसा हम 12th के रादर 11th के भी सेक्शन में करने की जो है इसकी पूरी कोशिश रहती है थ्रू आउट सेशन। मैं तो काइनेमेटिक्स में भी ऐसा करता था, लेकिन ऐसे ही इस बार जस्ट फॉर अ चेंज, चूंकि समय सफिशिएंट था इसलिए मैंने अभी काइनेमेटिक्स में आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह फर्जी चीजों से स्टार्ट करा, नहीं तो मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट ही करता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो आपको मैंने बता दिया कि हमारा जो काम है हम कैसे कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो फ्लक्स विल बी द फर्स्ट टॉपिक, फॉलोड बाय गॉस लॉ, फॉलोड बाय गॉस लॉ। तो हमारे लिए पहला और ये दूसरा टॉपिक ये रहेगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल एंड फॉलोड बाय कंडक्टर एंड करेंगे इससे। ये हमारा टीचिंग स्टाइल रहने वाला है, लर्निंग स्टाइल रहने वाला है। तो इसी बात पे अब शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे अभी फ्लक्स की, फ्लक्स की बात करेंगे। अब ये फ्लक्स क्या होता है इस बात को जरा ध्यान से समझिए। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं फ्लक्स को, तो किसी भी वेक्टर फील्ड का, किसी भी वेक्टर फील्ड का उसके एरिया के साथ, एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर फील्ड का, उस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देता है, फ्लक्स देता है। अब तुम सोचो, ये बात मैंने लिखी है, मतलब ये बात हमको एकदम से कंठस्थ होनी चाहिए कि किसी भी वेक्टर फील्ड का उसके एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देगा। ये तो तुम लगभग 50 बार में तुमको कंठस्थ हो जाए, 100 बार में तुमको कंठस्थ हो जाए, उतनी बार इस बात को पढ़ना है कि किसी भी वेक्टर फील्ड का उसके एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा मैंने एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो उससे उससे जो मुझे यहां मिलने वाला है ये मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मुझे मिलेगा फाई ई, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, ये जो तुमने डी ए लिखा है, ये डी ए क्या है, ये कुछ नहीं, ये तो एरिया है, ये एरिया वेक्टर है, चर्चा इसके ऊपर करेंगे। कुछ लोग इसको एस भी लिख देते हैं, एस वेक्टर। अब भाई एस को डिस्प्लेसमेंट कोई समझ लेगा तब तो देखो भांग खा के आया है, चैप्टर कौन सा है पता लग ही रहा है। तो इसमें ऐसे नहीं कि इससे क्यों लिखा, इससे क्यों लिखा, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुल मिला के ये एरिया वेक्टर की बात है, एरिया वेक्टर। किसी भी वेक्टर फील्ड का उसके एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देगा। दूसरा एग्जांपल देखो, एरिया वेक्टर तो यहीं लिखो, एरिया वेक्टर तो तुम यहां लिखो, ठीक है। अच्छा अब उसके जगह, अब तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले आओ, तो अब जो यहाँ पे मिलेगा वो मिल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। डेफिनेशन अब क्लियर है कि मैं एरिया वेक्टर रखूं और यहाँ पे वेक्टर फील्ड बदलते जाऊं, नाम उसका बदलते जाएगा। हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना होगा तो देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, क्या मिलेगा, फाई के साथ बी लगा देंगे, ये मिल गया अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बात बहुत सिंपल है, किसी भी वेक्टर फील्ड का उसके एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट
उस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देता है। अच्छा, अभी वाला जो सेक्शन है, अभी वाले सेक्शन में हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। हमारी लड़ाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है। तो देखो यहाँ क्या करना है, जब हम चैप्टर डील कर रहे हैं इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो वाले चैप्टर में हम अगर फाई लिख रहे हैं तो समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो फाई बराबर हम यहाँ पे कहेंगे ई, और एरिया वेक्टर को मान लो अभी मूड चेंज हो गया तो ए लिख दिया। तो अगर यहाँ पे इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया जाए तो ये ए डॉट बी को तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो ई ए और साथ में कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, इस पे ध्यान देना कि यहाँ जो थीटा है, ये थीटा क्या है भैया, तो ये थीटा एंगल है। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। ये किसके बीच का एंगल है, तो ये थीटा एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, अच्छा, और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। सारी बातें अपने अपनी अपनी जगह पे काम की है, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है, सब समझ में आएगा सबका। बात एक एक चीज जब तुम सुनते रहोगे समझते रहोगे तो एक एक बात समझ में आएगी। सही है, अभी तक थोड़ा आराम कर लो, एक बार देख लो, सारी चीजें कॉपी में रेडी रख कर देखो। सबसे पहले लिखो फाई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, उम्मीद करता हूं साथ साथ चल रहे हैं सब लोग, बढ़िया। अब जरा एक एक चीज बात को समझिए। सबसे पहली बात, ये जो तुमने फॉर्मूला लिखा है फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ये फॉर्मूला अगर कहीं कोई सुना होगा, पहले भी अपन पहचानते हैं इसको, थोड़ी देर पहले सब पूरा रिवीजन तुमने किया होगा। अच्छा, अब फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, बहुत सुंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस फॉर्मूले को अच्छे से पहचान के देख भी लिया, घूर लिया इसको। डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, सुनना, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। डॉट प्रोडक्ट से जो भी तुमको मिलता है वो पक्का पक्का स्केलर मिलता है। इसका मतलब फ्लक्स चाहे किसी का भी हो, मिलेगा तो स्केलर ही। हाँ, स्केलर मिला है, लेकिन स्केलर के साइन तो हो सकते हैं ना भाई, पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। सोचो कैसे भाई, कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। अभी ही याद करते चलो, ऐसे नहीं कि बाद में बैठेंगे अकेले कोने में याद करेंगे। एक तो तुम्हारा क्या सेल्फ स्टडी का डेफिनेशन बहुत खराब लगता है मेरे को। सेल्फ स्टडी का मतलब तुम समझते हो कि कोने में बैठ के कोई नहीं हो, मैं और किताब बैठ के पढ़ रहे हो, उसको सेल्फ स्टडी कहते हैं। अरे भाई, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, मैं और तुम हो, बाकी कोई है ही नहीं, यही तो है सेल्फ स्टडी। और टीचर के साथ जब स्टडी होती है वो सेल्फ स्टडी से बहुत बेहतर है, बिकॉज यहाँ जो तुमको चीजें बताई जाती है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सबके पास टाइम लिमिट लगा रहता है कि इतनी ही देर में करना है, नहीं तो अगले क्वेश्चन की बारी आ जाएगी, पहला हमसे सॉल्व कर लेगा। टीचर के साथ की स्टडी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देने की जरूरत है। कुछ कुछ दिमाग में जो फालतू की जो चीजें हैं, सेल्फ स्टडी, ये वो अनाप शनाप, ये जो तुम, एक तो साला ये यूट्यूब वाले जो नौटंकी डालते हैं वो तुम लोग देखते हो, ये बहुत समस्या है। मेरा कोई स्टूडेंट यूट्यूब नहीं देखेगा भाई, बात क्लियर है। तो अब इसमें जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, मैं और तुम हो, तीसरा कोई है नहीं। तो इस समय जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो विद इन टाइम लिमिट दिया जाता है। आप कॉपी खोलिए, साथ साथ करिए, एक एक चीज यहाँ पे समझिए, समय का पूरा इस्तेमाल करो। जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो ऐसे नहीं कि घर के छत गिर रहे, जब कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है तो तुम सोचो कि क्या कहा जा रहा है, एक्टिव होके। अच्छा, और हर बात लिखना संभव नहीं है, ऐसे भी मैं, मेरे ख्याल से मेरे जितना कोई टीचर लिखते भी नहीं है, लेकिन इतना लिखने के बावजूद भी कुछ बातें ऐसी होंगी जो मुझे लगता होगा कि तुमको आता है, लेकिन तुम्हारे लिए अगर वो नई बात है तो तुम उसको अपने तरफ से भी लिखा करो, अपनी कॉपी में लिखा करो। इससे क्या है, कॉपी तुम्हारा अपग्रेड होता रहता है। और ऑर्डर को टेंशन मत लो कि इसके बाद ये लिखूंगा, इसके बाद रैंडम, जहां जो कॉन्सेप्ट समझ में आए सब पकड़ लेना है, लिख लेना है तरीके से।
और मैं तो उसको अरेंज वे में कर ही रहा हूँ। अब आप देखिए, हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, स्केलर है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, ठीक है भाई, डिपेंडिंग ऑन कॉस थीटा, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और समझते हैं, और समझते हैं, फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला जब यूज किया जाता है, फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला अगर यूज किया जाता है, तो वो फॉर्मूला, कोई भी चीज का फॉर्मूला हो, तो वो फॉर्मूला तभी यूज किया जाता है जब तुम्हारे पास जो गिवन डाटा है वो कांस्टेंट हो, गिवन डाटा हो वो कांस्टेंट हो। यानी कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए तभी लगाना, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए तभी लगाना जब ई और ए कांस्टेंट हो। अब देखो कितनी अच्छी बात आ गई कि भाई फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए तभी लगाऊंगा जब ई और ए कांस्टेंट होगा, ई और ए कांस्टेंट होगा। लेकिन लड़ाई ये है कि क्या हो जब हमारा ई डॉट ए कांस्टेंट नहीं हो, तब उस कंडीशन में अगर तुमको फाई निकालना है तब कैलकुलस के पास जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो उस कंडीशन में आप ई डॉट एरिया वेक्टर का आप इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छी बात तो ये होती है कि यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन होता है, क्लोज इंटीग्रेशन होता है, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। तो ये कब करना, ये तो लेवल 2 की बात हो गई, जब जब जो गिवन डाटा है वो अगर किसी कारण से हमको दिख रहा है कि भाई कांस्टेंट नहीं है, तब इसका यूज करेंगे, तब इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी तक की बात का कंक्लूजन ये है कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे थीटा ई और ए के बीच का एंगल है, डाटा कांस्टेंट होगा तब लगाएंगे, जब डाटा कांस्टेंट नहीं हुआ तो सिंपली फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए लगाएंगे। क्योंकि ये क्लोज फिगर के लिए होता है इसलिए इसको क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब अगली जो बात है वो बात किस बात पे है समझिएगा, वो क्या है अगली लड़ाई, वो है एरिया वेक्टर। अब हम जो चर्चा करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को अब लोगों के लिखने के अपने अपने तरीके हैं भाई। मान लो हमने एरिया वेक्टर को ऐसे लिखा, तो इसमें सबसे ज्यादा टेंशन देता है इसका डायरेक्शन। एरिया वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके डायरेक्शन का होता है कि डायरेक्शन क्या लेना है। अब डायरेक्शन क्या लेना है, इट डिपेंड्स, डायरेक्शन क्या लेना है, इट डिपेंड्स कि सरफेस कैसा है। जैसे जैसे मैं अगर यहां से सरफेस की बात करूं, सरफेस की बात करूं, तो दो तरह के भैया सरफेस होते हैं। एक होता है ओपन सरफेस, एक होता है ओपन सरफेस, और एक होता है जिसको तुम कहते हो क्लोज सरफेस। एक हुआ ओपन सरफेस, एक हुआ क्लोज सरफेस। ठीक है भाई, क्या है इसमें डिफरेंस। ओपन सरफेस का मतलब जैसे इस तरह का कोई शेप अगर है, इस तरह का कोई अगर शेप है, देखो मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ स्क्वायर बना दिया, या फिर मान लो मैंने ऐसा रेक्टेंगल बना दिया, ये रेक्टेंगल बना दिया। अच्छा, मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दिया। अब तुम सोचो यार ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, कोई कहेगा डिस्क है, देखने में तो ये क्लोज लग रहा है, लेकिन हमने इसको ओपन सरफेस की कैटेगरी में रखा है। क्यों क्यों क्योंकि ओपन सरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है समझिएगा। ओपन सरफेस आखिर बोलते किसको हैं, ओपन सरफेस उसको बोलते हैं जिसके पास वॉल्यूम नहीं हो। एक ही लॉजिक है कि जिसके पास वॉल्यूम नहीं है, जिसके पास वॉल्यूम नहीं है वो मेरा ओपन सरफेस है। यानी कि जो 2 डायमेंशन वाला फिगर होगा, जो 2 डायमेंशन वाला फिगर होगा उसके पास वॉल्यूम नहीं होगा। 2D वाला जो फिगर होगा उसको तुम ओपन सरफेस की कैटेगरी में रखोगे। अच्छा, तो फिर क्लोज सरफेस कौन है, अरे है ना क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का एक ही बात है, देखो जिसके पास वॉल्यूम है वो मेरा क्लोज सरफेस है, जिसके पास वॉल्यूम है। अच्छा, किस किस के पास वॉल्यूम है भाई, अगर ये स्फेयर होता, स्फेयर होता तो वॉल्यूम होता, मान लो क्यूब होता
तो वॉल्यूम होता। मान लो कोई सिलेंडर होता तब वॉल्यूम होता। मतलब अगर कोई 3D फिगर कहीं दिख रहा है, 3D फिगर अगर दिख रहा है, इसका मतलब उसको हम क्लोज सरफेस में लिख सकते हैं। अच्छा, अब जरा सोचो एक चीज कि अगर सरफेस ओपन और क्लोज अगर मान लो यहाँ पे हो गया, सरफेस ओपन और क्लोज यहाँ पे अगर हो गया, ये क्या आ गया भाई, एक मिनट भैया हटाने दीजिए इसको, कॉपी कॉपी कॉपी। सुनिए क्या कह रहा हूँ। अब ये सरफेस अपन पहचान गए। अब देखो 2D वाला फिगर है, कोई अगर थाली है, कोई अगर मान लो मेरे पास प्लेट है, एग्जांपल दे रहा हूँ एक, समझिएगा। मेरे पास एक प्लेट है। अच्छा, अब प्लेट के पास, अब देखना ध्यान से, मतलब ये इस तरह का कोई ऐसा है, ये 2D सरफेस में बोल रहा हूँ। अब इसके पास वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। कैसे पता चला वॉल्यूम नहीं? अरे यार 2D फिगर है, कभी तुमने सर्कल का वॉल्यूम सुना है क्या? कभी तुमने सर्कल का वॉल्यूम नहीं सुना होगा, कभी तुमने डिस्क का वॉल्यूम नहीं सुना होगा। अब ऐसा नहीं कि यार थाली में तो मैं रोटी रखता हूँ, थाली में अभी मैंने चावल अभी ठूस के आया हूँ बहुत सारा, तो उसके ऊपर वॉल्यूम तो था, रख दिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि इसके ऊपर रख दो वॉल्यूम है। वॉल्यूम होने के लिए उसके पास L×L×L 3 डायमेंशन होने चाहिए, तब वॉल्यूम होता है। तो अगर कोई, ये ओपन सरफेस कहलाएगा, ये कहलाएगा ओपन सरफेस। ऐसे नहीं कि खाना रख सकते हैं तो वॉल्यूम है इसके ऊपर। अब खाना तो तुमने इसके सरफेस पे रखा है, इसको बोलते हैं ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस में अगर एरिया निकालना हो, तब तो सर्कल का एरिया तुम जानते हो, πr², कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एरिया के अगर डायरेक्शन की बात हो, तो तुम इसमें इनसाइड आउटसाइड कहने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा इसमें कह सकते हो परपेंडिकुलर, सीधा सीधा इसमें कह सकते हो परपेंडिकुलर। यहां देखना, जो लोग पढ़े हैं उनको पता होगा कि इनसाइड बोलने की जरूरत नहीं होती है, यहां इनसाइड बोलने की या आउटसाइड बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने क्लोज सरफेस सुना होगा, क्लोज सरफेस सुना होगा, तो क्लोज सरफेस अगर कोई बोले कि भाई ये चल क्लोज सरफेस है, मैं तुमको एक सिलेंडर दे रहा हूं, ये जैसे सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, सिलेंडर है, क्लोज सरफेस है। अगर कोई बोले कि सिलेंडर के लिए तुम बताओ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो देखो क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए तुम कहोगे, देखना ध्यान से, क्लोज सरफेस के लिए तुम कहोगे भैया परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। कोशिश करता हूं ये बात तुमको समझाऊं, एक सिलेंडर यहां बनाऊं और ये बात तुमको समझाऊं। सिलेंडर मतलब जैसे तुम्हारे पेन का कवर सिलेंडर ही तो है। अच्छा, सिलेंडर बनाते हो तो क्या होता है, देखो भैया, ये तो पाइप है, पाइप के बाद यहाँ पे एक इस तरीके का तुम एक डिस्क जैसा बनाते हो। अगर मान लो हॉलो सिलेंडर बनाना है तो एक रिंग यहाँ लगाते हो। अच्छा, यही रिंग इसके इस वाले सेक्शन में भी लगाते हो। सोच के देखो, अब ये बन गया सिलेंडर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना है, तो एक तो ये वाला सेक्शन और ये इसके ये वाला सेक्शन। इस बात को ध्यान देना, इसको समझने की जरूरत है। अब यहां से यहां तक तो दोस्त ये इसका पाइप है। सोचो, देखो पाइप है, अपने पेन को गौर से देखो, हाथ में तुम्हारे पेन होगा, उम्मीद कर रहा हूं, पेन को घुमा के देखो, उसका जो पाइप है, उसका जो पाइप है वो कर्व्ड है, उसका जो पाइप है वो कर्व्ड है। तो सिलेंडर पहचानो, पाइप को कर्व्ड सरफेस कहा जाता है। सोचो। अच्छा, और जो तुम्हारे पेन का टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो बंद है, कवर्ड है, इसको कहा जाता है प्लेन सरफेस, इसको कहा जाता है प्लेन सरफेस। तो ये जो सेक्शन है ये कहा जाता है इसको प्लेन सरफेस।
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके ये भी प्लेन सरफेस, ये भी प्लेन सरफेस। अच्छा, ओवरऑल सिलेंडर इज अ क्लोज फिगर and we have to find the direction of area vector, means direction of area vector for the closed surface is perpendicular but outward. For this plane surface number 1, the direction of area vector is perpendicular and outward. For this surface it is like this, perpendicular and outward, and for rest of the pipe direction of area vector is perpendicular and outward. इस तरीके से लिख सकते हो। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे लिखाएगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, जब हम बात करेंगे कि ये क्लोज सरफेस है। तो सिलेंडर वाले सवाल अपने को ऐसे करके पकड़ना है, सिलेंडर वाले सवाल ऐसे करके पकड़ना है। अब जरा देखना, मेरे से कोई अगर ओपन सरफेस के लिए बोले कि भाई देख क्लोज सरफेस में तो अंदर, जैसे बोतल है, बोतल क्लोज सरफेस है, आराम से पकड़ लोगे कि बोतल है तो बोतल का कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर भी और बाहर की तरफ भी। अच्छा, अब देखो एक और चीज, मान लो ओपन सरफेस है, एक इस तरह का एक ऐसा डिस्क रखा हुआ है, और ये एक यहां भी बना देता हूं ऐसे। अब देखो दो ऐसे रखे हुए थे, तुमको कोई कहे कि भाई देख इसका एरिया वेक्टर मुझे समझा, कोई कहेगा भाई मुझे तो परपेंडिकुलर लेना है तो मैं तो ऊपर वाला लूंगा, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का। कोई कहेगा नहीं भाई मैं तो नीचे की तरफ दिखाऊंगा, नीचे की तरफ दिखाऊंगा, ये वाला डायरेक्शन। मजे की बात ये है कि दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही। अब हम क्या लेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करने में डिपेंड करता है। कोई भी डायरेक्शन ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम हमेशा कोई भी डायरेक्शन लेके फिक्स कर लो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, सोचो, क्योंकि ये ओपन सरफेस है और ओपन सरफेस में सिर्फ परपेंडिकुलर मैटर करता है, हमको परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड बोलने की आवश्यकता नहीं। एक और देखो भाई, मान लो मेरे पास अब इस तरह का कोई सरफेस है, बढ़िया है भाई। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर, तो कोई कहेगा देखो भैया मैं तो इसका एरिया वेक्टर इधर लूंगा, बिल्कुल सही, ले सकता है वो, ये इसने ले लिया एरिया वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मान लो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कुछ ऐसा, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कुछ ऐसा, तो अब पता लग गया ना कि मुझे इनके बीच का एंगल लेना है, मुझे इनके बीच का एंगल लेना है। अब देखना ये एंगल थीटा काउंट करेंगे। क्वेश्चन बड़ा तेज है, क्वेश्चन बड़ा तेज है, वो क्या ठग देता है, वो कहता है कि ये जो प्लेन देख रहे हो, जिस प्लेन में वो डिस्क बना हुआ है, वो क्या करेगा, तुमको वहां से एंगल दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये एंगल देगा, ये मत लेना। हमेशा एंगल लेना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, पहले एरिया वेक्टर डिसाइड करना तब आगे बढ़ना, और जैसे ही एरिया वेक्टर डिसाइड करके आगे बढ़ोगे यहां से, और अब जब फाई निकालोगे तब यहां पे लोगे ई डॉट ए, ई डॉट ए यहां से लोगे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जब इतनी भाषण कर ही रहे हैं इसके ऊपर, तो थोड़ा फाई के डायमेंशन वगैरह की बात कर लें। कभी डायमेंशन पूछ दिया, ऐसे डायमेंशन हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब यहाँ बात हो ही रही है, अब देखो मैं डायमेंशन क्या पढ़ाता हूँ लास्ट में, मैं डायमेंशन लास्ट में पढ़ाता हूँ। अब तुम क्या साला पूरे साल मेरे से पूछोगे यूनिट डायमेंशन कब होगा, यूनिट डायमेंशन कब होगा, और जब तुम कॉपी पलट के देखोगे तो शायद ही कोई डायमेंशन ऐसा होगा जो छूट गया होगा। हम हर चैप्टर में उसके डायमेंशन के ऊपर चर्चा करते चलेंगे। इस बार डायमेंशन मैं जल्दी पढ़ा दूंगा, तुम्हारे मन में डायमेंशन डायमेंशन चलता रहेगा, और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को लेके भी अपन पूरे साल बीच बीच में हर चैप्टर के एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को उसके साथ लेके चलेंगे। डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, लगभग ये 4 से 5 सवाल कवर कर लेते हैं, तो इसको तैयार करना होता है तरीके से। तो डायमेंशन में, चूंकि डायमेंशन बच्चों को आसान लगता है, स्कोरिंग है, तो हर चैप्टर से जैसे जैसे डायमेंशन आते जाएंगे सबको प्रायोरिटी देनी है, डायमेंशन अलग से अपने कॉपी में नोट करना है। जहां जहां जो डायमेंशन मैं क्लास में करा रहा हूं चैप्टर वाइज, मतलब दैट डायमेंशन इज हाईली यूजफुल,
एंड दैट मस्ट बी नोटेड इन योर फॉर्मूला कॉपी सेपरेटली। एक हेडिंग डाल देना फॉर्मूला कॉपी में, डायमेंशन, इंपॉर्टेंट डायमेंशन, और उसको वहां पे करते रहना। जैसे पूछा जा सकता है कि फाई के डायमेंशन के बारे में बात करिए, तुम बोलोगे यार फाई, अच्छा फ्लक्स है, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, बाद में तो ऐसे सोचना पड़ेगा। तो वो पढ़ा था तो वो कैसे आया था, ई और ए के डॉट प्रोडक्ट से आया था। अरे डॉट प्रोडक्ट से आएगा तो ई ए कॉस थीटा, थीटा में काई की डायमेंशन, टेंशन नहीं है, मतलब ई और ए को गुना करके आया था, ठीक है। अच्छा और क्या सोचोगे, फाई, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको पता होगा एफ इक्वल्स टू क्यू वी लगाओगे तो ये एफ अपॉन क्यू यहाँ से आएगा। एरिया का डायमेंशन तुमको याद हो, ये लेंथ का स्क्वायर लिखा जाता है। अब बस हो गया, अब यहाँ से फाई, फाई हो गया, और फटाफट तुम यहाँ से फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, m1 l1 t-2 अपॉन नीचे q का डायमेंशन, फिर से बोल रहा हूं फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, q चार्ज का डायमेंशन याद होना चाहिए। ये हो गया a1, ये हो गया t1। अच्छा अब देखना L2, L2 को भैया L2 छोड़ दो, L2 को भैया L2 छोड़ दो। अब इसको तरीके से सॉल्व कर लो, देखो क्या बच रहा है, L ऊपर है 2 और एक हो गया 3। तो अब इसको मैं समराइज करता हूँ फाई के डायमेंशन को, तो देखो क्या आ रहा है, एक तो m आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, m1। उसके बाद L कितनी बार आ रहा है भैया, L आ रहा है 3 बार, तो L आ रहा है मेरे पास 3 बार। अब उसके बाद t कितनी बार आ रहा है, काउंट कर लो, t आ रहा है 2 ऊपर 3, तो t आएगा -3 और एरिया आएगा -1। उम्मीद करता हूं चीजें तुम्हारे पच गई हैं, पच गई हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल ये सेक्शन, इस पे कमांड होना चाहिए, किस पे, q के डायमेंशन याद होने चाहिए, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, और ये तो याद होना ही चाहिए। अगर मान लो फाई वाला डायमेंशन तुमको याद भी नहीं है, तो ये तरीका आपको अगर पता हो तो डायमेंशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, ए से, ए से, ए से, सही है क्या, सही है, सही है, सही है, सही है, लिख दीजिए। चलो एक बार साथ साथ आ जाइए, थोड़ा सा फिर काम करते हैं। अच्छा आपको टेस्ट के लिए मैं बता ही चुका हूं, इस साल टेस्ट का क्या पैटर्न है, टेस्ट का पैटर्न है हर महीने की 1st और 15th डे को टेस्ट होगा। जिस 1st या 15th डे को संडे आ गया तो उसके अगले दिन टेस्ट होगा, उसके अगले दिन टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे लेना है, ऑनलाइन वाले बच्चों का टेस्ट कैसे होगा, यू मस्ट कीप योर कैमरा ऑन, यू मस्ट कीप योर कैमरा ऑन। तो बढ़िया नहा धो के बैठ जाना कैमरा ऑन करके, और सामने में टेस्ट होगा, इस तरीके से टेस्ट चलेगा। और सुनना, तुम्हारा जो कैमरा यहाँ से ऑन रहेगा ना, उसका मैं यहाँ करता रहूंगा रिकॉर्डिंग, ताकि मुझे पता चले कि पूरे रिकॉर्डिंग में तुम्हारा गर्दन किधर किधर घुमा है, और 1000 गाली दूंगा अगर इधर उधर हुए तो। चलिए इस बार का पहला टेस्ट होगा 2 तारीख को, 2 तारीख को टेस्ट होगा। टॉपिक कौन सा है पूछने की आवश्यकता नहीं, टिल टॉट, काइनेमेटिक्स भी रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रहेगा, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आइए सवाल की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आपका मैथ्स चेक कर लेता हूं कि आपको वेक्टर वेक्टर याद है या भूल गए। क्वेश्चन, क्वेश्चन मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, ई वेक्टर इक्वल्स टू, किसी ने कहा भैया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा जो लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है। कैसे निकाला, कैसे निकाला, लिख के छोड़ देता हूं, F इक्वल्स टू क्यू ई की हेल्प से निकाला। अभी देखा तो E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू। फोर्स किस में बोलते हो, न्यूटन में, और Q किस में लिखते हो, चार्ज में। किसी को लिखना है तो लिखो, नहीं तो इसको मिटाऊंगा, लिखना है तो लिख लो, इसको मिटाऊंगा, इसको मिटाऊंगा, इसको मिटाऊंगा, गया। अब देखो, अब E की वैल्यू हमारे पास इतनी दे रखी है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो एरिया वेक्टर हमको दे रखा है
टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, दिस इज द एरिया वेक्टर गिवन। अब यूनिट ध्यान से देना, यूनिट दे रहा हूं सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का ही खेल है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और अब तुमसे पूछ रहा हूं फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो मैंने इलेक्ट्रिक शब्द नहीं भी बोला तो समझ लेना चैप्टर चूंकि इलेक्ट्रो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही चलेगा, मैग्नेट की बात अभी करने की जरूरत ही नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फटाफट, बहुत सिर्फ और सिर्फ दिया है एक ही पर्पज से, मैं चेक करना चाहता हूं कि आपको वेक्टर वेक्टर याद है या नहीं। सबका आंसर आएगा मुझे पता है, लेकिन सही आंसर आए तो मजा है। देखो जब तुम आंसर दो तो तुम ऐसे दे दिया करना, जैसे आंसर कैसे दोगे, आंसर कैसे दोगे, मैं आंसर दे के देखूं क्या, चैट बॉक्स किधर होता है, चैट बॉक्स में जाता हूं और मुझे आंसर देना है। चैट कैसे करते हैं रे, ये देख, मुझे आंसर देना है तो देखो सही आंसर इसका लिखता हूं चैट बॉक्स में। तो अच्छा रुक जाएं, अच्छा पहले मैं तो सीखूं मैसेज कैसे करते हैं, मोबाइल पे कैसे लिखेंगे, मान लो मेरे पास मोबाइल है, चलो मान लो ये देखो मैंने आंसर ऐसे भेजा है, मैंने आंसर ऐसा भेजा है, मुझे लिखना था 6 इंटू 10⁻⁻⁴, 6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, मैंने लिखा है 6 इंटू 10⁻⁴, इंटू को आप पॉइंट लिख सकते हैं और बगल में ऐसे, तो ये मेरे और तुम्हारे बीच समझने की बात है, तो तुम इतनी मेहनत मत करा करो। 6 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसा लिख दिया करो ताकि मैं समझ जाऊं, ताकि मैं समझ जाऊं। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन। आइए अब मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूं, समझिएगा। हमको चाहिए फ्लक्स, फ्लक्स, फ्लक्स अच्छा डाटा कांस्टेंट है, पहली बार डाटा कांस्टेंट है, जैसे ही डाटा कांस्टेंट है, जैसे ही डाटा कांस्टेंट है तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। अब आओ समझते हैं। फाई बराबर, कलर चेंज कर लेता हूं, फाई बराबर हम जानते हैं ई डॉट ए होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब भी आंसर देगा हमेशा एक नंबर देगा, हमेशा एक नंबर देगा, हाँ साइन दे सकता है। और समझिए मेन बात, यूनिट सेम करिए, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर अगर कोई लिखे इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है 10⁻² मीटर, परंतु अगर कोई कहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो दोनों तरफ इसको बढ़ाना पड़ेगा, इधर बनेगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये तो तुमको पता होना चाहिए, इसको पता इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आप फार्मूला वाली कॉपी में भी लिखते रहना कि भाई 1 सेंटीमीटर तो मैं जानता हूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा रहेगा तो मैं ऐसे लिखूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए सॉल्यूशन पे, ई डॉट ए, अब लड़ाई है फाई की। ई क्वेश्चन में ई दिया था 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप, ये तो ई था। डॉट ए था मेरे पास 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अच्छा लेकिन यूनिट का ध्यान रखिए, कलर चेंज कर देता हूं, तो यूनिट लिखोगे इनटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ नहीं लगाते तो गड़बड़ हो जाता। अब हाँ, अब देखो ये देवा सरिया ने जो आंसर भेजा था उसने इसने कैप कैप लगा दिया, देखो ये तो अधूरा हो गया। यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू सॉल्व इट, और डॉट प्रोडक्ट जब करोगे तो कैप की तो बारी खत्म हो जाएगी ना। आई डॉट आई, सुनो अगर आई डॉट आई करोगे वो तो 1 हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा। तो अब देखो यहां से फाई क्या लिखा जाएगा, समझिए फाई क्या लिखा जाएगा, सिर्फ नंबर नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं भैया साइन के साथ। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4, 4। अच्छा फिर लगेगा प्लस का साइन,
फिर यहां से ये 3 इधर वाले, हम 1 भी तो छुपा हुआ है, इधर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा भैया, -3। फिर प्लस, अब देखना के लिए एक -5 है भाई, के लिए -5 है और यहाँ -1 है, -5 -1, -5 -1 क्या बन जाएगा, प्लस का 5। अच्छा, और एक प्राणी प्रकट होगा जिसका नाम है 10⁻⁻⁴। अब यहाँ से 5 लिख लो, देखो क्या बन रहा है, 4 में से 5, 9 में से 3, 6 और 6 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट का ध्यान रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब सारे सवाल में मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में काम चला लूंगा, लेकिन अब आपको यूनिट पता होना चाहिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम अगर बात होती है देन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लक्स। इसीलिए तो यूनिट बार बार लिखते हैं ताकि याद ही हो जाए कि अच्छा ऐसे होता है। ये है इसकी कहानी। तो बातों बातों में देखिए हमने पूरा सॉल्व कर लिया, डॉट प्रोडक्ट भी एक तरीके से रिवाइज कर लिया भाई, रिवाइज कर लिया। अच्छा, लेवल बढ़ेगा इसका, इसका लेवल बढ़ेगा। आज तो हमने हेलो किया है इसको, अभी लेवल बढ़ाएंगे तरीके से चीजों को, तब बढ़िया समझ में आएगा। आराम आराम से बढ़िया समझो, 12th के टॉपिक पे खूब ध्यान दो, जो बच्चों का वीक है उस पर पूरा ध्यान दो। अभी कुछ टाइम के बाद से मैं पहले ही मैं सोच रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर और मॉडर्न पहले ही करा दूं, पहले ही सेमीकंडक्टर मॉडर्न करा दूं ताकि पूरे साल इसकी प्रैक्टिस होती रहे, बाद में मॉडर्न सेमी का हल्ला खत्म हो जाए। पहले ही मॉडर्न सेमी वेव ऑप्टिक्स परेशान करता है, इसको पहले ही कर लें तो इलेक्ट्रो के बाद हो सकता है, इलेक्ट्रो के बाद हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम सेमी पढ़ रहे हों, हम सेमी पढ़ रहे हों। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी सबको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया हो तो हम सेमी भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए बढ़िया से जो चीज अपने को ज्यादा नंबर देगा, जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए उसको पहले ही कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस उसके क्वेश्चन करते रहो, सालों साल टेस्ट होते रहेंगे, सब रिवीजन हो जाएगा। आइए, ये सवाल बढ़िया है, पहले से लिख रखा है, ये करिए, पढ़िए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप -3j कैप और +4k कैप दे रखा है, इज पासिंग थ्रू अ डिस्क, और डिस्क का रेडियस है 2 मीटर। डिस्क को रखा है भैया XY प्लेन में। आपसे पूछा है कि फ्लक्स बताओ पासिंग थ्रू डिस्क कितना होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क कितना होगा, ये तुमसे पूछा है। बढ़िया सवाल। सुख के सब साथी टिंग डंग डंग डंग। 8 पाई नहीं भाई, 8 पाई नहीं भाई, 8 पाई नहीं भाई, 8 पाई नहीं भाई, 2i कैप 3-3j 4k कैप 7 में 2 मीटर। नहीं 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 नहीं, या तो मैं करता हूँ, समझिए ये क्या है मामला भाई। डाटा ठीक है, 2i कैप -3j कैप +4k कैप, और उसके बाद 2 मीटर का दे रखा भैया रेडियस, किसका, डिस्क का, डिस्क का। चलो ठीक है, आपने ट्राई कर लिया, धन्यवाद। अब समझिए बातों को, क्या आ रहा है देखते हैं क्या आएगा। हमारे पास एक डिस्क है जो XY प्लेन में रखा है, माना ये डिस्क है जो XY प्लेन में रखा है,
एक्स वाई प्लेन में एक डिस्क रखा है इस तरीके से, ऐसी मान लिया भाई। अगर डिस्क कह रहे हो मतलब तुम कह रहे हो कि भाई ओपन सरफेस है, डिस्क कह रहे हो मतलब ओपन सरफेस है, ठीक है। अब जब ओपन सरफेस है और अच्छा है, इसको कह रहे हो कि मैंने रखा है, ध्यान से सुनना, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में डिस्क है। पहली बात तो ये एक्स वाई प्लेन में डिस्क है। अच्छा, एरिया परपेंडिकुलर होता है, एरिया परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब एरिया वेक्टर एक्स वाई प्लेन में तो हो ही नहीं सकता, एरिया वेक्टर जेड एक्सिस में होगा। सोचो, एरिया वेक्टर जेड एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस का मतलब प्लस के कैप में उसका एरिया वेक्टर होगा। ये पंचलाइन आपको समझ में आनी चाहिए। एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर जो होगा प्लस के कैप में होगा। अब प्लस इसलिए फायदेमंद है यार कि प्लस तो अपने निजी लगता है ना यार, क्यों माइनस के चक्कर में पड़ते रहे यहाँ पर। तो चूंकि डिस्क एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन होगा, यानी कि किसके होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, यानी कि वो जेड एक्सिस में होगा, के कैप में होगा, जेड एक्सिस में होगा, के कैप में होगा। अच्छा, अब देखो अगली लड़ाई। अब मुझे चाहिए क्या भाई, मुझे चाहिए फाई, ठीक है भाई। फाई बराबर, अब मैं लगाऊंगा ई साथ में डॉट ए, नो प्रॉब्लम। अब बात है फाई की, सही है। ई वैल्यू लिख देते हैं, कितना था, तो 2i कैप लिख जा भाई, -3 4k, 2i -3 और +4k, ये था डॉट प्रोडक्ट एरिया का। अरे डिस्क का एरिया, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर, आर दिया है 2, तो ये रहा 2 का स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन मत भूल जाना, तो डायरेक्शन क्या लोगे इसका, इसका डायरेक्शन लोगे प्लस का के कैप। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। और डॉट प्रोडक्ट की खासियत है, डॉट प्रोडक्ट की खासियत है, आई आई के साथ, जे जे के साथ, के साथ गुना होगा, के साथ गुना होगा। तो ये के और ये के बस गुना हो सकता है, समझो बात, क्योंकि आई दूसरी तरफ तो है ही नहीं और जे भी नहीं है दूसरी तरफ। तो मतलब अगर मेरे से कोई फाई पूछे तो आई के हिस्से का 0 प्लस जे के हिस्से का 0 और प्लस, अब देखना, इस के का इधर मैग्नीट्यूड 4 है और इधर मैग्नीट्यूड 4 पाई है, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 16 पाई, ये हो गया 16 पाई। और भाई 16 पाई है तो अगर तुम देखो तो ये लगभग 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 मुझे 50 दिख रहा है, 3.14 होता तो लगभग लगभग 50 देता, तुम तो 16 पाई से काम चलाओ। ये है फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क, दैट इज 16 पाई। जो तुमने पता नहीं उल्टा पुल्टा कर दिया था, अब कुछ लोगों का ठीक आ रहा है। cos 90 हो जाएगा 0, cos 90 की आवश्यकता ही नहीं है, इतना डॉट प्रोडक्ट के सिंपल नियम, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के मैग्नीट्यूड के साथ गुना किया जाएगा। अगर एक तरफ आई है दूसरी तरफ आई नहीं है, कहानी 0, और एक तरफ जे हो दूसरी तरफ नहीं है 0, दोनों तरफ सेम टर्म होने चाहिए, सेम डायरेक्शन ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और कॉस 0 आएगा तभी वो 1 कहलाएगा। अब देखो, अगर एक तरफ आई रहा, मतलब आई, एक देख लो ऐसा, एक तरफ आई रहा ऐसे और दूसरी तरफ जे है ऐसे, और यार बीच का एंगल तो 90 हो गया, और डॉट प्रोडक्ट्स में कॉस आता है तो cos 90 तो 0 हो जाएगा ना फिर, इसीलिए आई को जे के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब सेम डायरेक्शन ही मल्टीप्लाई होता है। वेक्टर के बच्चों वाले कंसेप्ट ये है। तो ये रहा भाई 50, जिसको हम समझ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए एक सवाल आपके सामने पेशे खिदमत।
पेशे खिदमत। पढ़िए अच्छे से। चलिए समझाता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्क्वायर सरफेस है, साइड एल है, एल मीटर, और इस तरीके से उसमें रखा गया है। और आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा एसोसिएटेड विद सरफेस कितना होगा। मजे की बात है कि इसका आंसर होगा 0। देखिए कैसे। हम एक ही बात समझते हैं कि भाई देख, हमसे कोई अगर फाई पूछेगा तो मैं उसको बोलूंगा ई डॉट ए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाई बराबर ई डॉट ए। लेकिन इसमें एक चीज में गलती क्या करता है, एंगल। आप जब ये यहां से एंगल लोगे थीटा, जैसे इसको तुम सॉल्व करोगे इक्वल्स टू, तो ये आएगा ई ए और साथ में आएगा कॉस थीटा। थीटा में गलती हो जाती है, थीटा में गलती होती है। यहाँ पे गलती क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जैसे तुम थीटा देखोगे गड़बड़ हो जाएगा। थीटा किसके साथ लेना है, फिक्स कर लो। एक बात हमेशा फिक्स करो कि भाई थीटा हमेशा हमेशा तुमको किसके साथ लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंड एरिया वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर के साथ, इसके साथ थीटा लेना है। और एरिया वेक्टर खुद, जब तुम एरिया वेक्टर की बात करोगे तो एरिया वेक्टर खुद सरफेस जो होता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर तो खुद सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो भाई अब इस बात को पहले तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकाल के रख लो कि भाई एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे उस एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल लेना है, उस एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल लेना है। तो क्यों ना इसको मैं अगले स्लाइड में लेके चलूं, अगले स्लाइड। अब आप देखिए इसको, अब आप देखिए इसको, ये देखिए, हटाओ यहां से। ये इधर आ जाओ। अब देखो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हो सकता है बाहर की तरफ होगा। ये देखो, ये मैंने डॉट बनाया बाहर की तरफ, तो बताओ यहाँ पे थीटा कितना बनेगा भैया, 90 डिग्री। ये देखते ही तुम कहोगे कि भाई देख cos 90 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब फ्लक्स बराबर 0, फ्लक्स बराबर 0, जीरो फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, जीरो फ्लक्स। अब देखो ये अगला सवाल, अगला सवाल, बुद्धि वाला सवाल, पढ़ लो, पढ़ लो। अरे मजे की बात यह है कि इसका आंसर भी 0 ही होगा। इतनी बड़ी कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, इसका आंसर भी 0 होगा, इसका आंसर भी 0 ही होगा, 0 ही होगा।
जीरो होगा। अब देखो, बात कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी, कुछ लोगों को नहीं आई होगी। अब आप देखिए भाई कैसे। भाई देखो, ये जो इसने शेप दिया है, स्क्वायर जो दे रखा है, जो तुम देख रहे हो, ये कह रहा है ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर तुम बना हुआ देख रहे हो इस तरीके का, ये स्क्वायर ऐसे जो बना हुआ देख रहे हो, ये इस तरीके का। अब जब ये स्क्वायर ऐसा है तो मान लो कि स्क्वायर के जो प्लेन है, स्क्वायर का प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और ये स्क्वायर हमने माना कि ये एक्स वाई प्लेन में है, सपोज करो, सपोज करो एक्स वाई प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर खुद, एरिया वेक्टर खुद प्लेन के बाहर है, प्लेन के बाहर है वो, मतलब वो खुद जेड एक्सिस में है, वो जेड एक्सिस में है। अरे वो तो बाहर ही है, वो तो बाहर ही है, एकदम से जेड एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है, मतलब वो माना प्लस के कैप में है, प्लस के कैप में है। अब कोई चीज प्लेन के बाहर ही हो, अब देखो ना, प्लेन के बाहर ही हो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है मानो, और एरिया वेक्टर प्लेन के बाहर है, तो ये एरिया वेक्टर है, तो यहां थीटा बताना मेरे को। फिर दूसरा लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, और एरिया वेक्टर प्लेन के बाहर है, ये रहा, ये रहा एरिया वेक्टर। अब यहाँ थीटा बताना मेरे को। अब मजे की बात, तुम कह सकते हो कि यार यहाँ भी थीटा 90 और यहाँ भी थीटा 90, कैसे भी शेप बना लो, जब वो प्लेन के ही बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी बनाओ फर्क ही नहीं पड़ता। इवन तुम कुछ भी कर लो भाई, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाओ, 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 कैसे भी बनाओ, हर केस में थीटा 90 ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का एंगल 90 है, ये थीटा हमेशा याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का एंगल, इनके बीच का एंगल हमेशा 90 ही होगा, और जैसे ही एंगल 90 होगा उस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो जीरो आएगा, जीरो। ये तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर जीरो। अब इसने इतना बड़ा इससे लिख दिया है, लेकिन आंसर क्या है? जीरो, आंसर है जीरो। हाँ, आज उद्घाटन किया है इलेक्ट्रो का, इसीलिए आज इतने पे इसको छोड़ता हूं। अब कल आते के साथ थोड़ा सा इसको रिकैप करा के एक बहुत खूबसूरत एनसीईआरटी का सवाल है वो कराऊंगा, और उसके बाद से कल पढ़ाऊंगा गॉस लॉ, कल पढ़ाऊंगा गॉस लॉ, और गॉस लॉ के बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। कल थोड़ा डिस्कशन भी होगा, जो आपके डाउट वगैरह काइनेमेटिक्स वगैरह के हैं वो आप मुझे भेज दीजिए, ताकि हम कल उसको डिस्कस करेंगे। कल का टारगेट डिस्कस फोकस रहेगा, अपनी अपनी आप समस्या बता सकते हैं, जिसको जिसको जो दिक्कत आ रही है, कल हम प्रॉपर तरीके से सबको बढ़िया से समराइज करेंगे। तो आज हैंड आउट भेज देता हूँ अभी, आप इसको रेडी कर लीजिए, और कल इसके ऊपर डिटेल बात होगी। जिसको जिसको कोई डाउट है वो डाउट आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप का नंबर आपको दे दिया है, व्हाट्सअप का नंबर जिसमें डाउट, जिससे आपको लिंक जाता है ना, उसी पे भेजिए, क्योंकि लैपटॉप में वही खुला रहता है, और डाउट आप उस पर भेज सकते हैं। कल उसको भी डिस्कस करेंगे। कल सैटरडे है, तो पूरे सप्ताह का क्या क्या हमने किया, खोया पाया, सब पे रिसर्च होगी। आज बस इतना ही, आराम कीजिए, गुड नाइट।